तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का फिजिक्स बुक, यानी ये फिजिक्स का किताब, उसको भौतिकी शास्त्र बोला जाता है, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, वीडियो में आपको हर एक टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा, जो आपको नॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम पर्पस भी सबसे बड़ा पॉइंट है, एग्ज़ाम पर्पस। और अगर इसको स्किप अगर ना करते हैं, एक एक पॉइंट अगर ध्यान से देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिजिक्स के पहला चैप्टर में। इसी तरह सब चैप्टर का हर एक पॉइंट पर डिस्कस करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो से पहले ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, इसमें प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। तो प्रकाश क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम नहीं देख पाते, और प्रकाश के परावर्तन के ही कारण देखते हैं। जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और उससे टकराकर हमारे आँखों तक आता है प्रकाश, तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों में बनता है, तब जाके हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश स्रोत क्या है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। सूर्य, तारा आता है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रकाश के कारण ही चंद्रमा जो है प्रकाशित हो पाता है। अब आइए देखते हैं, दूसरा है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। यानी कि ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ दीपक इत्यादि। तो ये सब जो है ये प्रकाश स्रोत है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने वाला। इसी को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। यानी कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यानी कि जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे ही क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, दुनिया के वो सारी चीज़ जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा, पेड़, घर इत्यादि बहुत सारा चीज़ है जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगला है किरण पुंज। अब देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज को इंग्लिश में बीम कहते हैं। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि पहला को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, पहला जो होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज है।
अब देखिए, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश निकल के क्या है, एकदम फैल रहा है। देखिए, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, यानी कि चारों ओर क्या है, ये इधर एक बिंदु स्रोत से निकला और प्रकाश की किरण फैल रहा है, तो इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब देखते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, इसमें अनेक बिंदु से यानी अनेक जगहों से प्रकाश की किरण आया और एक बिंदु पर आके, यहाँ एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, तो एक बिंदु पर मिलने की क्रिया यानी कि वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश से किरण अनेक जगहों से आता है और एक ही बिंदु पर आके मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच यानी कि शीशा में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पानी, हवा इत्यादि, इसमें प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाता है। चलिए अगला है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबड़, आँख की पलक, रक्त, दूध इत्यादि, ये एक ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश के छोटे से भाग को ही जाने देता है, इसीलिए इसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं करता है, यानी कि वह पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश की किरण को नहीं जाने देता है, वही क्या कहलाता है? तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट इत्यादि, तो ये सब ऐसा पदार्थ है जो अपने से होकर प्रकाश की किरण को नहीं जाने देता है। चलिए आइए, अब जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उस चैप्टर का मुख्य प्रश्न है, जैसे प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं? प्रकाश की किरण आया किसी भी वस्तु से टकराकर, यानी किसी भी वस्तु से टकराकर जब लौटता है, तब वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उस नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब इसमें देखिए 2 नियम कौन कौन हैं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो है, ये अभिलंब है, ये क्या है? तीनों एक ही समतल, मतलब एक ही ओर है।
इसी को कहते हैं एक ही समतल में है। और दूसरा नियम है आपतन कोण। आपतन कोण का मान आई, यानी कि ये कोण, ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण, ये कोण, ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, ये दोनों बराबर, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होता है। आगे है, अब देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। यानी समतल दर्पण पर जो लंबवत पड़ती है वह किरण किस रूप में होता है। तो देखिए समतल दर्पण पर जब लंबवत पड़ता है किरण, जैसे मान के चलिए ये समतल दर्पण हो गया और इस पर लंबवत रूप से किरण पड़ता है, तो जैसे ही इस पर जब प्रकाश की किरण जाता है, ये प्रकाश की किरण गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर पुनः इसी पथ पे वापस लौट जाता है। ये इसी पथ पे लौट जाता है जब लंबवत रूप से पड़ता है। यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि जिस पथ पे वह जाता है उसी पथ पर वापस आ जाता है जब लंबवत रूप में पड़ता है। तो अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब यानी फोटो को प्रतिबिंब कहते हैं, यानी पिक्चर जो होता है तस्वीर उसको कहते हैं। लेकिन देखिए फिजिक्स में इसको क्या है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ विशेषता है। क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, ये दो नियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रतिबिंब से रिलेटेड ये नियम पूछा ही जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है यानी कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब आइए अगला देखते हैं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगला है आभासी प्रतिबिंब। ये आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका भी कुछ विशेषता है आभासी प्रतिबिंब का, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम याद हो जाएगा। देखिए जब हम अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि वह हर तरह से हमारे ही समान है, परंतु ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। यदि हम अपना दाहिना
हाथ उठाते हैं तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठा है। यानी कि जब आईना के सामने खड़ा हो जाइएगा, खुद आप अपने खुद पार्श्विक परिवर्तन क्या है उसका आप पता लगा सकते हैं। अब देखिए पार्श्व परिवर्तन, जब आईना के सामने हम लोग खड़ा होते हैं तो हम लोग को उसमें प्रतिबिंब देखते हैं तो पाते हैं कि वो हर तरह से मेरे ही समान है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। वह क्या है, जब हम अपने दाहिना हाथ को उठाते हैं तो उधर से पता चलता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है, क्योंकि मेरे ही सामने मेरा प्रतिबिंब बनता है। तो वही जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। उस परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विशेषताओं को उल्लेख करें। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। अब देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे हम लोग आईना के सामने खड़ा होते हैं तो देखते हैं आईना के अंदर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और पार्श्विक क्या होता है सो ही देखबे किए है। जब हम अपने दाहिना हाथ को उठाते हैं तो उसमें बायां प्रतीत होता है, बायां उठाएंगे तो दाहिना, तो वही पार्श्विक परिवर्तन होता है। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है, यानी कि जितना दर्पण के आगे कोई वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिया गया है, ये आपको गोलीय दर्पण है जो यहाँ देख रहे हैं। यहाँ से ये वक्रता केंद्र है, ये बीच का जो केंद्र है वक्रता केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी जो होता है उसको वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। और ये साइड से देख रहे हैं इसको कलाई किया हुआ, पेंट किया हुआ कहते हैं। और यहाँ ये ध्रुव होता है और ये भी ध्रुव है, और ये परावर्तक सतह है, जो चिकना भाग ये देख रहे हैं परावर्तक सतह है, और ये इधर भी ध्रुव है। और ये प्रधान अक्ष यानी इसके समांतर जो ये जाता है ये प्रधान अक्ष होता है। अब इसमें दो गो है, यानी कि इधर वाला हो गया अवतल दर्पण और इधर वाले को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब चलिए गोलीय दर्पण, अब यहाँ देखिए गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, तो गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण, यानी पहला एक अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। कांच का वह टुकड़ा जिसकी बाहरी सतह को रजतित किया रहता है, रजतित मतलब रंगाना, कलाई किया, पेंट किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए बाहरी सतह को क्या है, पेंट किया हुआ है, रजतित किया हुआ है, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं, बाहरी सतह को। अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो कांच का वह टुकड़ा जिसकी भीतरी सतह को रजतित किया रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जो यहाँ प्रतिबिंब है देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर इस चैप्टर का पूरा A to Z क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा। इसका पार्ट 2 आएगा। जब तक कि इसको देखिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जहाँ से जहाँ हो सके शेयर करते रहिए।